बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात दहाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा आगे बढ़ते हुए चलिए चलते हैं अपनी आज की रीडिंग की तरफ। जी बेटा, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 8 तक की रीडिंग कर ली थी, ठीक है। जिसमें हमने पीछे मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देती चलूँ कि हमने सबसे पहली वीडियो में हमने देखा था कि भुट्टो साहब ने जो नेशनलाइजेशन की थी, जो सनतों को कमाया था, तो उससे क्या असरात निकले थे, ठीक है। दूसरी वीडियो में हमने उनके असरात का जायज़ा लिया था कि उसकी तालीम पर, सनत पर और कॉमर्स पर क्या असरात हुए थे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा पेज नंबर 9 है। पेज नंबर 9 पे जब हम आते हैं बेटा, तो हमारे पास हेडिंग है 1973 के आइन के अहम पहलू। बेटा ये याद रखिएगा कि 1973 का आइन वो आइन है जो अब तक हमारे मुल्क पर नाफिजुल अमल है, ठीक है। ये एक वो आइन था जिस पर तमाम उस वक्त की जो कुव्वतें थी उन्होंने इत्तफाक राय किया था, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ये आपका भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1973 के आइन का अहम पहलू, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका ना सिर्फ ये कि ये आपके मैट्रिक में आते हैं, बल्कि ये इंटरमीडिएट और आपके बीए की पाक स्टडी का भी हिस्सा हैं, ठीक है बेटा। जी, सबसे पहले हम इसका इफ्तिताहिया देखते हैं कि इसका इफ्तिताहिया क्या था। 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासद को इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया था। इफ्तिताहिया का मतलब है बेटा कि उसको बेसिक्स माना गया था, कि उसी को बुनियाद बनाया गया था कि करारदाद मकासद जो है वही हमारी बुनियाद है और हम उसी के ऊपर ही अपना ये आइन भी जो है उसको तश्कील देंगे, ठीक है। इसके मुताबिक हाकमियत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके पास है, अल्लाह ताला के पास। आवाम के नुमाइंदे जो हैं वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुक़द्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए करेंगे। 1985 में एक तरमीम के ज़रिए इसे 1973 के आइन का एक बाकायदा हिस्सा बना दिया गया था। तहरीरी आइन, पहले दसातीर की तरह ये आइन भी तहरीरी है, जो 280 दफ़ात, 12 हिस्सों और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल है। नंबर 3 में वफाकी आइन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, पहले दसातीर की तरह पहले दो दस्तूर हमारे पास हुए थे 1956 और 1962। इन दोनों की तरह ये आइन भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत करार देता है और इसके तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल-हुकूमत और इससे मुल्हिका इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्हिका कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है, ठीक है। नीम इस्तवार आइन, 1973 का आइन नीम इस्तवार नौइयत का है। इसमें तरमीम का तरीक़ेकार ना ज़्यादा मुश्किल है और ना आसान है। कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम की इजाज़त है। नीम इस्तवार आइन का मतलब बेटा ये है कि इस आइन को आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप इस आइन में तरमीम, इस आइन में आप तब्दीली कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपका ख़्याल है कि कोई शिक ऐसी है जो वक्त के साथ साथ हमें चेंज करनी पड़ेगी या जिसका हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, हम उसको बदलना चाहते हैं, तो इसका तरीक़ाकार ये इख्तियार किया गया बेटा कि कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत यानी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो उसके हक़ में, उस तरमीम के हक़ में अगर वोट दे देती है तो वो तरमीम जो है वो पास हो जाएगी और वो इस दस्तूर का हिस्सा बन जाएगी, इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेगी, उसे इसका हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। 5वें नंबर पे बेटा कौमी ज़ुबान, 1973 के आइन की रूह से पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान जो है वो क्या है, उर्दू है। 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत से राइज करने के इंतज़ाम किए जाएंगे। इस दौरान अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो बतौर सरकारी ज़ुबान इस्तेमाल होगी, मगर आज तक ऐसा हो नहीं सका है, ठीक है। आज तक जो है वो कौमी ज़ुबान तो हमारी उर्दू है, लेकिन सरकारी तौर पर जो हमारी ज़ुबान इस्तेमाल होती है वो अंग्रेज़ी ही है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए बेटा तो इस्लामी आइन, पाकिस्तान के आइन में मुमलिकत का सरकारी जो मज़हब है वो इस्लाम है और सदर और वज़ीर आज़म जो हैं वो कोई भी शख्स उस वक्त तक नहीं बन सकता अगर वो मुसलमान ना हो तो, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान का जो मुकम्मल नाम है वो भी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। इस आइन का मकसद शहरियों में इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को तरवीज देना है और सूद के ख़ात्मे के लिए भी इसमें कहा गया कि चूँकि ये एक इस्लामी आइन है तो उन्होंने इस चीज़ पर ज़ोर दिया कि सूद के मुल्क में सूद के ख़ात्मे के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे और रियासत को ज़कात और औक़ाफ़ को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेगी, ठीक है। इसके बाद आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया है, ठीक है। 1973 के आइन के मुताबिक
کہا گیا کہ آزاد اور خود مختار عدلیہ جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے گی اور اس خود مختار عدلیہ پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہ حکومت کی طرف سے ہوگا نہ ہی کسی اور ادارے کی طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا. پارلیمانی آئین 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی اور ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا. ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے. صدر کو قومی اسمبلی، سینٹ، چاروں صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے وہ صرف اور صرف قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کے پاس جو بیٹا شق ہے وہ یہ ہے آئین کی بالادستی. اگر کوئی شخص موجودہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کا الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ آئین جو متفقہ طور پر رائج کیا گیا تھا 1973 کا آئین، اس آئین کو اگر کوئی شخص بھی غیر قانونی طور پر، یعنی قانونی طریقہ تو انہوں نے یہ اختیار کیا نا کہ اس میں آپ ترمیم کر سکتے ہیں، آپ اگر 2/3 میجورٹی آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں ترمیم کر لیں، لیکن اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر غداری کا مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے گا. آئینی ادارے 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دیے ہیں. مثلا مشترکہ مفادات کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن، وفاقی محتسب. یہ تمام ادارے جو ہیں وہ آئین کے حدود کے اندر اپنے فرائض منصبی انجام دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. جی بیٹا. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے وہ ہے 2 ایوانی مقننہ. اس کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ ملک پر جو ہیں وہ 2 ایوان سے پارلیمنٹ ہوگی، جس میں ایوان بالا ہوگا اور ایوان زیری. ٹھیک ہے. ایوان بالا جو ہے وہ سینٹ کہلاتا ہے اور ایوان زیری قومی اسمبلی کہلاتی ہے. اور اگر کوئی بھی قانون بیٹا پاس کرنا ہو تو جب تک یہ دونوں ایوان جو ہیں وہ پاس نہیں کریں تو وہ قانون کا درجہ اختیار نہیں کرتا، کوئی بھی ترمیم نہیں ہوتی اس وقت تک. ٹھیک ہے. ملک پر کوئی بھی قانون اس وقت تک رائج نہیں ہوتا ہے. نیکسٹ پہ آ جائیں تو بنیادی حقوق. آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں. پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی بھی قانون بنانے کی اجازت حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا. یہاں تک ہم نے بیٹا پیج نمبر 11 تک جنرل ضیاء الحق کے دور سے اوپر ہماری آج کی ریڈنگ تھی. اس کویسچن کو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ آپ کے مشقی سوالات میں شامل تو ہے لیکن یہ ہمارے اس کا انڈیکس کا حصہ نہیں ہے. جو آپ کا یہ منتھ کا انڈیکس ہے اس میں ہمارا یہ کویسچن شامل نہیں ہے فی الحال، تو اس لیے آپ اس کو کوشش کر کے، میں اس کو آپ کا نشان تو نہیں فی الحال لگا رہی، لیکن آپ کوشش کر کے بیٹا اس کویسچن کو آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے اور آپ نے اپنے پیرنٹس کو اس کا آؤٹ پٹ دینا ہے کہ اس لیکچر میں آپ نے کیا سیکھا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.